आज हम भौतिक भूगोल में पेंग की संकल्पना के पिछले वीडियो की निरंतरता बनाते हुए उनका जो मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम या मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस स्थल रूपों के विकास के लिए जो मॉडल का नाम उन्होंने दिया है उसमें आफस्ती जिंडे इंटी वक्लुंग प्रवस्था का अध्ययन हमने कल वाले वीडियो में किया था। आज हम ग्लिक फार्मिंग इंटी वक्लुंग दूसरी जो प्रवस्था है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ग्लिक फार्मिंग इंटी वक्लुंग का मतलब समान विकास की प्रावस्था है। उत्थान की दर एवं निम्नीकरण यानी जो लंबवत अपरदन होता है वर्टिकल इरोजन की दर के आधार पर उत्थान की दर और निम्नीकरण की दर, निम्नीकरण मतलब वर्टिकल इरोजन या जिसे अपन घाटी गर्तन भी कह सकते हैं, के आधार पर इस प्रावस्था को 3 और उप प्रावस्था में विभाजित किया गया है। किसको? ग्लिक फार्मिंग इंटी वक्लुंग को। यहाँ पे जो पहली प्रावस्था है इसमें बढ़ती दर से उत्थान होता है। अब भी निरपेक्ष उच्चावच में वृद्धि होती है क्योंकि उत्थान की दर वर्टिकल इरोजन की दर से अधिक होती है। जल विभाजकों के शिखर तल तथा घाटियों के तल की ऊंचाई में वृद्धि होती है, परंतु इस वृद्धि की दर आफस्ती जिंडे इंटी वक्लुंग की प्रावस्था के दौरान वृद्धि दर से कम होती है। निरपेक्ष उच्चावच अधिकतम होता है परंतु सापेक्षिक उच्चावच स्थिर रहता है क्योंकि जल विभाजकों के शिखर तल की ऊंचाई में कमी की दर घाटी के गहरा होने की दर के बराबर होती है। इसी कारण से इस प्रावस्था को समान विकास की प्रावस्था कहते हैं और घाटी पार्श्व ढाल सीधा होता है। यहाँ जो इस डायग्राम में आप देख रहे हो, एक पहले नंबर डला हुआ है, फिर दूसरा है 2 में भी आप देख रहे हो ए बै से। तो ए की जो अवस्था है वो प्रावस्था ए के नाम से इसको बोलेंगे और यहाँ आप देख रहे हो कि जो ढाल है वो एकदम सीधा है। फिर प्रावस्था बै, इसी 2 में आप देखिए बै। इस अवस्था में निरपेक्ष उच्चावच में न तो वृद्धि होती है और न ही कमी। इसका मतलब वह स्थिर रहता है क्योंकि शिखर तल के निम्नीकरण यानी अपरदन जो हो रहा है एवं उत्थान की दर बराबर होती है। इससे क्या स्पष्ट होता है कि उत्थान अब भी हो रहा है परंतु जितना उत्थान होता है उतने का अपरदन हो जाता है। सापेक्षिक उच्चावच भी स्थिर रहता है क्योंकि शिखर तल के निम्नीकरण द्वारा अवनयन की दर घाटी के गहरा होने की दर के बराबर होती है। यानी वहाँ पे जो अपरदन हो रहा है उससे जो कमी आ रही है उसकी दर और घाटी के गहरा होने की दर बराबर है, इसलिए सापेक्षिक उच्चावच भी स्थिर रहता है।
समानांतर निवर्तन के कारण घाटी पार्श्व ढाल अब भी सीधा होता है। इस तरह ये प्रावस्था भी समान विकास वाली होती है। यहाँ ब आप देख पा रहे हो, क्योंकि निरपेक्ष एवं सापेक्ष उच्चावच दोनों स्थिर होते हैं। फिर आती है प्रावस्था स। ग्लिक फार्मिंग इंटीवक्लुम के ही ये प्रावस्था हैं ए, ब और अब स। इसमें क्या होता है, स्थल खंड का उत्थान समाप्त हो जाता है। यहाँ ऊपर देख पा रहे हो, उत्थान समाप्त। शिखर तल की ऊंचाई या निरपेक्ष उच्चावच कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि उत्थान का अभाव है, परंतु शिखर तल का अप्रदन कह सकते हो या निम्नीकरण जारी रहता है। परंतु सापेक्ष उच्चावच स्थिर रहता है, क्योंकि शिखर तल की ऊंचाई में अप्रदन द्वारा अवनयन की दर निम्नवर्ती अप्रदन द्वारा घाटियों के गहरा होने की दर के बराबर होती है। कहने का मतलब क्या हुआ, शिखर तल की जो ऊंचाई है उसमें अप्रदन द्वारा जो कमी आ रही है उसकी दर, और वर्टिकल इरोजन द्वारा घाटियों के गहरा होने की दर के दोनों के बराबर होती है, दोनों बराबर होती हैं। इसी कारण से ये प्रावस्था भी समान विकास की प्रावस्था होती है। ये दो में ही आप स जहाँ पे लिखा हुआ देख पा रहे हो, ये थी प्रावस्था ए, प्रावस्था ब और स, ग्लिक फार्मिंग इंटीवक्लुम, यानी स्थल रूपों के समान विकास की प्रावस्था। फिर आता है आपका आबस्ती जिंडे इंटीवक्लुम। आबस्ती जिंडे इंटीवक्लुम, आबस्ती जिंडे इंटीवक्लुम का अर्थ है स्थल रूप का घटती दर से विकास की प्रावस्था। तो इसमें क्या होगा, इस प्रावस्था में पार्श्विक अप्रदन लंबवत या निम्नवर्ती अप्रदन की तुलना में बहुत अधिक होता है। पार्श्विक अप्रदन मतलब घाटी के चौड़ा होने की प्रक्रिया, यानी घाटी के गहरा होने की तुलना में घाटी के चौड़ा होने की प्रक्रिया अधिक सक्रिय होती है और स्थल रूपों में प्रगामी कमी होती जाती है। निरपेक्ष उच्चावच में तेजी से गिरावट होने लगती है, क्योंकि उत्थान समाप्त हो गया है, परंतु जल विभाजकों के शिखर की ऊंचाई में अध्यक्षय द्वारा तेजी से कमी होती है। सापेक्ष उच्चावच में भी गिरावट होती है, क्योंकि जल विभाजक के शिखर तल की ऊंचाई में अपरदन के कारण तेजी से कमी आती है, जबकि जलमार्ग ढाल तथा गतिज ऊर्जा में कमी के कारण घाटियों की तलियों का अपरदन अत्यधिक कम हो जाता है, क्योंकि जल ढाल और गति दोनों ही कम होने के कारण घाटियों के पार्श्व ढाल में अब भी समानांतर निवर्तन चलता रहता है। अब घाटी के पार्श्व ढाल में दो भाग होते हैं। ऊपरी भाग का ढाल खड़ा होता है, इसे गुरुत्व ढाल, यहाँ आप देख रहे हो उत्थान समाप्त हो गया। उसके बाद जो आगे की स्थिति है, यहाँ आप देख पा रहे हो कि आपका
ये देखिए बासचुंजेन या गुरुत्व ढाल जो खड़ा ढाल है। क्या क्या बताया था? घाटी के पार्श्व ढाल में दो भाग होते हैं। पहला ऊपरी भाग का ढाल खड़ा होता है, इसे गुरुत्व ढाल या बासचुंजेन कहते हैं। ठीक है। दूसरा है घाटी पार्श्व के निचले भाग को, ये खड़ा है एकदम, फिर इसके आगे देखिए नीचे की ओर, निचले भाग को वाश ढाल या होल्डन हैंग कहते हैं। क्या? होल्डन हैंग, जो खड़ा ढाल नहीं है उसको, घाटी पार्श्व के निचले भाग को, और जो खड़ा भाग है उसको बोलते हैं, ढाल का जो खड़ा भाग है उसे बासचुंजेन। तो दो हो गया, बासचुंजेन और होल्डन हैंग। समीपी घाटियों के गुरुत्व ढाल या जिसे क्या कहते हैं बासचुंजेन में समानांतर निवर्तन के कारण प्रतिच्छेदन के फलस्वरूप जल विभाजकों के शिखर की ऊंचाई में तेजी से कमी आती है। अब ऊपरी ढाल में कमी आती जाएगी, जो खड़ा ढाल है, तो होल्डन हैंग जो पार्श्व घाटी पार्श्व का निचला भाग था उसमें वृद्धि होने लगेगी। तो क्या हुआ? ऊपरी गुरुत्व ढाल में कमी के कारण होल्डन हैंग में लगातार वृद्धि होती जाती है, और इस प्रावस्था के अंतिम चरण में बासचुंजेन जो खड़ा ढाल था गुरुत्व ढाल में इतनी कमी हो जाती है कि वे तीव्र ढाल वाली नुकीली शंक्वाकार पहाड़ियों में बदल जाते हैं। और इसे आप यहाँ देख रहे हो, छोटा सा खड़ी हुई शंक्वाकार पहाड़ी जिसको बताया गया है, और 3 नंबर डले हुए हैं, इंसेलबर्ग कहते हैं। 3 मतलब प्रावस्था जो तीसरी थी, और तीसरी अपनी प्रावस्था क्या थी? आबस्ती जिंडे इंटी वक्लुंग। तो ये जो नुकीली शंक्वाकार पहाड़ी जिसमें बदल जाते हैं उसको नाम दिया है इंसेलबर्ग। बासचुंजेन में लगातार कमी के कारण। इंसेलबर्ग के बाद क्या होता है? इंसेलबर्ग भी समाप्त प्राय हो जाते हैं तथा समस्त स्थलखंड पर अवतल ढाल वाले ये जो ढाल था होल्डन हैंग का विस्तार हो जाता है। आबस्ती जिंडे इंटी वक्लुंग के अंत में उत्पन्न इस तरह की विस्तृत सतह को इंड्रम्प कहते हैं। ये देखिए इंसेलबर्ग थी यहाँ पे, फिर आगे वास ढाल का जो लगातार विस्तार हो जाता है, और इस तरह की जो एक विस्तृत सतह बन गई है उसको इंड्रम्प कहते हैं। और इसको डेविस ने जो लास्ट में पेनीप्लेन बताया था उसी के समकक्ष हम बता सकते हैं। तो इंसेलबर्ग के बाद इंड्रम्प की रचना हो जाती है। ये था आपका पैंक की संकल्पना। अब पैंक के मॉडल का जब मूल्यांकन किया गया तो इसमें सबसे बड़ी कमी तो इसकी जो भाषा थी वो सबसे बड़ी अड़चन मानी गई, यानी जर्मन भाषा में प्रकाशन और अंग्रेजी अनुवादकों द्वारा गलत अनुवाद एवं व्याख्या के कारण पैंक के स्थलाकृतियों के विकास के मॉडल की सही व्याख्या नहीं हो पाई, और इस मॉडल की सबसे ज़्यादा आलोचना अमेरिका में की गई, और अमेरिकी भूविज्ञानियों ने पैंक द्वारा प्रस्तुत ढालों के समानांतर निवर्तन एवं
भूपटल में सतत संचलन की संकल्पना पर विरोध किया। इस तरह से पेंग के सिद्धांत की अधिकांश आलोचनाएं थे उनकी जो विचारों की अंग्रेजी में गलत व्याख्या की उपज है। पेंग के सिद्धांत को उतनी मान्यता नहीं मिली जितनी डेविस को मिली। ये था अपना पेंग की संकल्पना। और इसकी जो प्रावस्थाएं थी वो हैं आफस्ती जिंडे इंटी वक्लों, ग्लिक फार्मिंग इंटी वक्लों और आबस्ती जिंडे इंटी वक्लों।